सुबह बेदार होने पर मैं नाश्ते के लिए बुलाने गया तो नासिर से पता चला कि यासिर शाम को वापस आने का कहकर अलग सुबह लुधियाने चला गया है। बैठक में नाश्ता रुखसाना ही लेकर आई। यासिर के इस तरह रुखसत होने का पता चला तो वो मुझे कुछ महजूब बल्कि दिल बर्दाश्ता सी दिखाई दी। बिलाखिर मैंने उससे बराह रास्त बात करने का फैसला किया। नाश्ते के बाद मैं अंदर गया और रुखसाना और जमीला को अपने सामने बिठाकर संजीदगी से पूछा, हो सकता है आप दोनों अभी मुझे इस कदर काबिल एतमाद ना समझती हों कि अपने दिल की बात बेधड़क मुझे बता सकें। मैं आप पर कोई दबाव डालने का हक भी नहीं रखता, लेकिन ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि आप अपने लिए जिंदगी की जो भी राह इख्तियार करना चाहें उससे मुझे बाखबर रखें, ताकि ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल से दोबारा बचा जा सके। मेरी बात सुनकर रुखसाना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर जाने क्या सोचकर खामोशी से सर झुका लिया। उसकी बजाय जमीला ने मुझे मुखातिब किया। बोली, ये अच्छी खासी पागल लड़की है जमाल भाई, जरूरत से ज्यादा जज्बाती और हसास। शादी के मामले में तो इसकी खोपड़ी बिल्कुल ही खिसकी हुई है, लेकिन इसमें इसका भी इतना कसूर नहीं है। हमने जो जिंदगी गुजारी है उसमें आम लोगों जैसे जज्बात और एहसासात और सोच कहाँ से आती। ये कहकर वो कुछ सानियों के लिए खामोश हुई और अपनी बड़ी बहन का जायजा लिया, जिसकी आंखों में अब वाज़े तौर पर मोती जगमगा रहे थे। मैंने जमीला को बात मुकम्मल करने का मौका दिया। वो बोली, शाजिया बाजी इसे समझा कर हार गई। मैंने भी अपनी सी कोशिश करके देख ली, लेकिन इसके दिमाग में बैठा एक भयानक खौफ कम नहीं हो पाया। मैंने बेसाख्ता पूछा, कैसा खौफ? जमीला ने गहरा सांस भर कर बात आगे बढ़ाई। बोली, ये इस सोच से किसी भी तरह पीछा नहीं छुड़ा पाती कि अगर किस्मत ने इसे कभी किसी भले मानस की शरीक हयात बनने का मौका भी दे दिया तो सारी जिंदगी उसकी नजरों में पोशीदा सवालात का सामना करते गुजारनी पड़ेगी कि जाने कौन कौन इनकी मजबूरियों से फायदा उठा चुका है। इसीलिए इसने जिंदगी भर शादी न करने का तहैया कर रखा है। जमीला की बात सुनकर मेरे दिल को धचका लगा। उन पर बीती कयामत के इस पहलू पर तो मेरी तवज्जो ही न गई थी। जाने और भी कितने अजाब होंगे जो ये मजलूम बहनें अपने जिगर पर सहती रही होंगी। ये उन शैतानों के चुंगल से जिस्मानी तौर पर तो आजाद हो गई हैं, नफ्सियाती और जज्बाती एतबार से उन हौलनाक दिनों के अंधेरे सायों से निकलने और मामूल की जिंदगी अपनाने में जाने कितना वक्त लग जाएगा। मैंने अपनी जल्दबाजी पर दिल ही दिल में खुद को सरजनिश की। उन दोनों को अभी बहुत दिनों तक सिर्फ जिंदगी के नए रंगों से हम आहंग होने का मौका मिलना चाहिए। अभी तो उन्हें यकीन करने में मुश्किल पेश आ रही होगी कि वो वाकई आजादी की नेमत से हमकनार हो चुकी हैं। मैंने माहौल की संजीदगी दूर करने के लिए खुशगवार लहजे में मौजू बदला। कहा, अरे भाई, इतना जज्बाती तूफान बर्पा करने की क्या जरूरत है? मजहबी और समाजी दोनों एतबार से आप लोग अपनी मर्जी की मालिक हैं, कोई आपको मजबूर कैसे कर सकता है? हंसते मुस्कुराते हुए अपनी मंशा बता दें कि जनाब, फिलहाल हमें इस मौजू में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई और बात करें। मेरी ये कोशिश किसी हद तक कामयाब रही। जमीला बेसाख्ता हंस पड़ी, जबकि रुखसाना के लबों पर भी दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। मैंने कहा, ठीक है, आपका पैगाम वाज़े तौर पर पहुंच गया। इस मौजू पर अब आपको तंग नहीं किया जाएगा। और मोहतरमा जमीला साहिबा, आपसे बात करते हुए तो वैसे भी एहतियात बरतने की जरूरत है। आपके पास तो गन मौजूद है और आप गोली चलाने में भी तकल्लुफ नहीं करती। मेरे लहजे में छुपे तंज और सरजनिश का जमीला ने जरा भी असर न लिया, बल्कि मेरी जुमलेबाजी को एक कहकहे में उड़ा दिया। रुखसाना भी अब खुश दिली से मुस्कुरा रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हम तीनों मजीद कुछ देर तक हल्की फुल्की बातें करते रहे। रुखसाना ने बताया कि उसने शाजिया बाजी से कश्मीरी कशीदाकारी सीख रखी है और उसे खासी महारत हासिल है। वो अपने इस हुनर को काम में लाना चाहती है ताकि अपने पसंदीदा मशगले में वक्त गुजारने के साथ साथ कुछ आमदनी का जरिया भी बन सके। इसके बरक्स जमीला अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करने के साथ साथ खाना पकाने में महारत हासिल करने की ख्वाहिश रखती थी। कुछ देर में नासिर हमसे इजाजत लेकर अपने आड़त खाने में चला गया। उसके जाने के बाद जहीर और मैं दोनों बहनों की जिंदगी में आने वाले इनकलाबी तब्दीलियों और उनकी जहनी कैफियत के बारे में तबादला ख्याल करते रहे। फिर हमारी गुफ्तगू शाजिया की बाजियाबी और जल्द अज जल्द शामक की गर्दन नापने की जरूरत की तरफ घूम गई। हम दोनों ही इस हवाले से इस्तराब का शिकार थे। हमारा बस चलता तो उसी वक्त उठकर पटियाले की तरफ रवाना हो जाते, लेकिन हम किसी भी बेएहतियाती या जल्दबाजी से गुरेज करना चाहते थे। कच्चा हाथ डालने के नतीजे में न सिर्फ शाजिया का सुराग लगाना मजीद मुश्किल हो जाता, मिट्टू सिंह के असर रसूख के बायस पुलिस भी गैर मामूली मुस्तैद होगी। उनके हत्थे चढ़ने से न सिर्फ शाजिया की तलाश का मामला धरे का धरा रह जाएगा, बल्कि जहीर की सरबराही में जारी कश्मीर की आजादी की जद्दोजहद को भी सख्त धचका पहुंचेगा। लिहाजा हम दोनों ने इत्तेफाक किया कि इस सूरत हाल में मामला ठंडा होने का इंतजार ही बेहतरीन हिकमत अमली है।
शाम ढले यासिर हस्बे वादा वापस लौट आया। मुझे उसके चेहरे पर तनाव नजर आया, जिसे मैंने गुज़श्ता रात के वाक़े का नतीजा समझा। लेकिन उसने महफिल जमते ही कहा, भाई लोगों, आप जो कुछ कर आए हैं उसने तूफान बर्पा कर दिया है। मिट्टू सिंह के खास बंदे मानिक को नारी निकेतन के पहरेदार समेत कत्ल करने और वहाँ पनाहगीर 2 लड़कियों के अगवा की वारदात ने पूरे पंजाब में तहलका मचा दिया है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पुलिस किस तरह हर शहर और कस्बे में और छोटी बड़ी सड़कों पर किस तरह सख्ती से लोगों से पूछगिछ करती फिर रही है। खुद मुझे लुधियाने में और फिर वहां से यहाँ तक पहुँचते हुए 3 जगह पर रोककर तलाशी ली गई और सवाल जवाब पूछे गए। खुसूसन जीप सवारों की तो मुसीबत आई हुई है। उसने जो कुछ बताया वो गैर मुतवक्के नहीं था। जाहिर है मिट्टू सिंह को अपने खास बंदे से महरूम होने के साथ साथ कम से कम 2 लाख रुपए के नुकसान से भी 2-4 होना पड़ा। उसने सारी सरकारी मशीनरी को झंझोड़ कर रख दिया होगा, लेकिन इसके बावजूद रद्द अमल की इस कदर गैर मामूली शिद्दत वाकई चौंका देने वाली थी। मैंने जीप के हवाले से मजीद वजाहत चाही तो यासिर ने बताया कि पुलिस वालों को शायद जीप सवारों के हवाले से खुसूसी हिदायत दी गई हैं। सड़क पर चलने वाली किसी भी जीप को नजर आते ही रोक लिया जाता है और जीप चलाने वालों को वजाहत मांगे बगैर गाड़ी समेत सीधा थाने पहुंचा दिया जाता है, जहां उनसे सख्ती से छानबीन की जाती है और जीप का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जाता है। मेरा ख्याल है कि खोजियों की भी मदद ली जा रही होगी। मैंने उसकी बताई हुई बातें गौर से सुनी और फिर अपना ख्याल जाहिर किया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमारे हवाले से ज्यादातर मालूमात श्यामिक के जरिए ही पुलिस तक पहुंची हैं और वो इन्हीं बुनियाद पर सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और हाँ, याद आया, मानिक का एक घरेलू मुलाजिम भी मुझे और सरदार अमरदीप की जीप को पहचान सकता है। हो सकता है पुलिस ने उससे भी पूछगिछ करके मालूमात हासिल की हो। नासिर ने कहा, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि फिलहाल आप लोगों का रूपोश रहना ही खतरे से महफूज रख सकता है। दोनों जीपें भी पुलिस की नजरों से छुपा कर ही रखनी पड़ेंगी। मैंने उसकी तायद करते हुए इजाफा किया। मैंने कहा, अब ये ख्याल रखना भी जरूरी है कि रुखसाना और जमीला की यहाँ मौजूदगी को मुकम्मल सिगाए राज में रखा जाए, क्योंकि उन्हें भी पागलों की तरह तलाश किया जा रहा होगा। कश्मीरी नस्ल की 2 गैर मामूली खूबसूरत जवां साल लड़कियां जो ताज़ा कहीं से आकर मुकीम हुई हो। मुझे उम्मीद है हम घर के कामों की जिम्मेदार खातून पर मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। मेरी सवालिया नजरों पर नासिर ने कहा, आप बेफिक्र हो जाएं। हामिदा खाला मेरे लिए वालिदा की तरह हैं। उनका दुनिया में और कोई नहीं और ना ही वो मोहल्ले वालों में किसी से कोई वास्ता या जान पहचान रखती हैं। इसके बावजूद उन्हें सूरत हाल की नजाकत समझाकर मजीद एहतियात बरतने को कह दूंगा। मैंने उसकी यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों लड़कियां खाना पकाने में मदद देने के लिए हामिदा खाला के पास बावर्ची खाने में घुसी हुई थीं। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि रुखसाना और जमीला से अपनी गुफ्तगू का खुलासा बयान कर दूं। उसके साथ ही मैंने यासिर भाई से एक बार फिर माजरत की कि मेरी नामुनासिब जल्दबाजी से उन्हें इस नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। यासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब इस मामले को बार बार ना उठाओ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब जबकि मुझे उन दोनों खवातीन के जायज मौक़िफ़ का पता चल गया है तो रहा सहा गिला शिकवा भी दूर हो जाएगा। इस दौरान में ज़हीर कुछ और ही सोचों में खोया हुआ था। उसने अचानक कहा, यासिर भाई, आपने पुलिस की सरगर्मियों के हवाले से जो कुछ बताया उसके मुताबिक उन्हें मशकूक जीप और उसमें सवार 2 मर्दों और 2 खवातीन मुल्जिमान की तलाश है। यासिर ने इस बात में सर हिलाया। मैं भी ज़हीर की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने संजीदा लहजे में बात आगे बढ़ाई। बोला, मेरे इस सवाल का मकसद ये पूछना है कि अगर यहाँ छुप कर बैठने की बजाय अगर मैं असलहे की खरीदारी की कोशिशें आगे बढ़ाऊं तो उसमें तो इतना खतरा नहीं होगा। मैं जीप की बजाय मोटरसाइकिल इस्तेमाल करूंगा। ज़हीर ने मेरी राय में बहुत मुनासिब बात की थी। मानिक के कत्ल और तिजोरी का सफाया करने की कार्रवाई में शरीक फर्द की हैसियत से उसकी शनाख्त का इम्कान वैसे भी बहुत कम था, क्योंकि उसे देखने वाले दोनों ही अफराद जहन्नम रसीद हो चुके थे। काफी हद तक मुतमईन होने के बावजूद मैंने पूछा, तुम्हें इस सिलसिले में कहां कहां जाना होगा? ज़हीर ने कहा, वैसे तो कई जगह किस्मत आजमाई करूंगा, लेकिन मेरी तवज्जो का असल मरकज कपूरथला है। मुझे किसी ने बताया था कि शहर से 2-2.5 मील के फासले पर वाक़े डोगरा वाला गांव के एक जमींदार शक्ति बब्बर के पास अंग्रेज फौज से चोरी किए गए एमुनिशन की भारी मिकदार मौजूद है, जिनमें 303 राइफलें, स्टेन गन और 12 बोर शॉर्ट गन के कारतूस भी शामिल हैं। मैंने मशवरा तलब नजरों से यासिर और नासिर की तरफ देखा। उन्होंने इस्बात में सर हिलाकर ज़हीर के इरादे पर रजामंदी का इजहार किया। उसने पुरजोश लहजे में अपनी बात आगे बढ़ाई। बोला, मुझे अजमतुल्लाह खान के एक करीबी दोस्त की ज़बानी शक्ति बब्बर का पता चला था। वो हिंदुस्तान की तकसीम से 2 साल पहले अंग्रेज सरकार की फौज में शायद सूबेदार था।
लेकिन किसी संगीन खिलाफ ज़ाब्ता हरकत की वजह से उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल का ऑर्डर जारी हो गया था। फौजी अदालत में हाजिर होकर इल्जामात का सामना करने की बजाय वो अपनी फौजी कंपनी का असलहा खाना लूट कर रूपोश हो गया और मुल्क बनने के बाद ही मंजर आम पर आया। बंदूकें तो शायद उसने सब बेच डाली थी, अलबत्ता गोलियों का भारी जखीरा अब भी उसके कब्जे में है। मैंने कहा वो तो ठीक है भाई, लेकिन एक कतई अनजान शख्स से असलहा खरीदने की कोशिश खतरनाक भी साबित हो सकती है। शक्ति खुद न सही, मामले में राजदार कोई और शख्स पुलिस में मुखबरी कर सकता है। हो सकता है तुमसे सौदा करके रकम वसूल करने के बाद शक्ति खुद तुम्हें गिरफ्तार करवा दे। जाहिर है इतनी बड़ी मिकदार में एमुनिशन खरीदने वाला शख्स उसकी नजरों में कोई मुल्क दुश्मन ही हो सकता है। वो माल भी कमा लेगा और देशभक्त भी बन जाएगा। जहीर ने मुझे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि शक्ति का धंधा ही यही है, लेकिन उसने शायद देशद्रोही समझे जाने के पहलू पर ज्यादा गौर नहीं किया था। उसे समझ आ गई कि 150 कारतूस खरीदने वाले मकामी बाशिंदे और हजारों गोलियों का सौदा करने वाले बज़ाहिर गैर मकामी शख्स का मामला बिल्कुल अलग नौयत रखता है। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आपकी बात में वजन है भाई, लेकिन आप ही बताइए कि फिर मैं क्या तरीका इख्तियार करूं। मैंने कहा, भाई मुझे जरा मजीद सोचने का मौका दो। जहन में एक मंसूबे का हल्का सा खाका मौजूद है, उसे तफसीली शक्ल देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि तुम इसी शख्स से अपना मतलूबा असलहा हासिल करो, लेकिन मुखबरी के खतरे से महफूज रहकर। मेरी बात सुनकर जहीर ने पुरजोश लहजे में कहा, जमाल भाई ऐसा हो जाए तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। अगर बुरा न माने तो अपने मंसूबे में हमें भी शरीक कर लें, शायद हम मिलकर इसे जल्दी हतमी शक्ल दे सकें और इसमें मौजूद मुमकिना कमजोरियों या खामियों की भी निशानदही कर सकें। नासिर और यासिर ने भी इसकी तायद की। कश्मीर की आज़ादी के लिए अहम किसी मंसूबे में बतौर मुशीर शमूलियत के इम्कान से वो भी खुश और पुरजोश नजर आ रहे थे। मैंने जहीर को मुखातिब करके कहा, पहले मुझे ये बताओ कि वो शख्स शक्ति बब्बर सियासी और समाजी एतबार से कितना ताकतवर और बारसूख है। मेरा मतलब है असलहे की फरोख्त का ये धंधा वो चोरी छुपे कर रहा है या इलाके की इंतजामिया और पुलिस वगैरह भी उसकी सरगर्मियों की सरपरस्ती कर रही है। जहीर ने थोड़ी देर गौर करने के बाद कहा, शक्ति बब्बर की सरगर्मियों के बारे में इत्तला देने वाले शख्स की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया था कि शक्ति बमुश्किल दरमियाने दर्जे का जमींदार है। आधे मुरब्बे जमीन पर फसलें उगाकर और माल मवेशी की खरीदो फरोख्त करके गुजारा करता है। मैंने कहा, फिर तो कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है और खतरा दरपेश होने पर वहां से आसानी रफू चक्कर भी हुआ जा सकता है। लेकिन मसला यह है कि मेरे जहन में जो मंसूबा है उसकी मौसर अंदाज में तकमील के लिए कम से कम 2 अफराद दरकार हैं, यानी मुझे भी तुम्हारे साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर जहीर से पहले यासिर ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बोला, भाई मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि फिलहाल आप लोगों का बाहर निकलना बहुत खतरनाक है, क्योंकि पूरे पंजाब में पुलिस आप लोगों को पागलों की तरह तलाश कर रही है। मैंने प्यार भरे लहजे में उसे मुखातिब किया, कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं यासिर भाई। बिलाशुबा हमारे लिए बाहर बहुत खतरा है, लेकिन अगर हम इन खतरात के तमाम पहलुओं का तायुन कर लें तो इनसे बचाव की तदाबीर भी इख्तियार की जा सकती हैं। ऐसी सूरत में अगर खतरों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ ना भी मिल सका तो कम से कम शिद्दत जरूर कम हो जाएगी। उन तीनों ने मेरी बात तवज्जो से सुनी और फिर नासिर ने कहा, अगर दिल की बात कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आप दोनों फिलहाल घर तक महदूद रहें, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग इससे ज्यादा खतरनाक हालात से कामयाबी से ओहदा भरा हो चुके हैं और अपना काम हमसे बेहतर जानते हैं। अगर आप यही मुनासिब समझते हैं तो हम हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। यासिर ने भी सर हिलाकर अपने भतीजे की तायद की। मैंने कहा, चलें पहले आप लोग जरा तवज्जो से इन खतरात के हवाले से मेरा तज्जिया सुन लें जो हमें दरपेश आ सकते हैं, और अपने अपने तौर पर मेरे तज्जिए की खामियों और कमजोरियों का तायुन करें और उन्हें दूर करने के लिए अपनी तजावीज पेश करें। अगर आप तीनों भी अपना अपना तज्जिया पेश करें तो ये सोने पे सुहागे के मुतरादिफ होगा। अगर इस तमाम गुफ्तगू के बाद भी हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी कामयाबी के मुकाबले में नाकामी का खतरा ज्यादा है तो हम अपने इस इरादे को खतरा टलने तक मुलतवी कर देंगे। उन तीनों ने मेरी राय से इत्तेफाक किया। मैंने अपने ख्यालात मुज्तबा करने में कुछ वक्त सर्फ करने के बाद कहा, जैसा कि जहीर भाई तुमने बताया, पुलिस के पास हमारे बारे में सिर्फ चंद ही मालूमात हैं। उन्हें 2 मर्द और 2 खवातीन मुल्जिमान की तलाश है। दोनों लड़कियां कश्मीरी नस्ल की और इंतहाई खूबसूरत हैं। ये चारों अफराद एक जीप में सवार होकर फरार हुए हैं और उनके पास भारी मिकदार में रकम और तलाई जेवरात मौजूद हैं। मैंने रुककर उन तीनों के चेहरों का जायजा लिया। वो गौर से मेरी बातें सुन रहे थे। यासिर और जहीर ने बारी बारी तायद में गर्दन भी हिलाई।
میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ سب معلومات بظاہر کافی ٹھوس لگ رہی ہیں، لیکن در حقیقت یہ انتہائی کمزور اور ناکافی ہیں۔ مثلاً اگر میں ان دونوں بہنوں میں سے کسی کو برقع پہنا کر بہن کی حیثیت سے موٹر سائیکل یا بس پر لدھیانے کی طرف نکل جاؤں تو کوئی عقابی نظریں رکھنے والا پولیس والا بھی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ انہوں نے میری بات کی تائید کی، تاہم ناصر نے سوال اٹھایا، بولا لیکن شامک تو آپ کو پہچانتا ہے، اس نے آپ کی شکل و صورت، حلیہ اور چال ڈھال سب کچھ تفصیل سے پولیس کو بتا دیا ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ناصر بھائی، یہاں بھی بالکل وہی صورتحال ہے۔ انہیں ایک مخصوص شکل و صورت اور عمر کے بندے کی تلاش ہوگی۔ اگر میں اپنی شکل اور حلیے میں مناسب تبدیلی کر لوں تو ان کی توجہ حاصل کیے بغیر بآسانی عین ان کی ناک کے نیچے سے نکل سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ظہیر اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کو موٹر سائیکل پر ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے جا رہا ہو تو کوئی عام پولیس والا ہم پر کتنی توجہ دے گا؟ میری بات سن کر یاسر نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگ تو پہلے بھی اسی طرح حلیہ بدل کر کام نکالتے رہے ہوں گے۔ بھائی مجھے تو آپ نے مطمئن کر دیا۔ یاسر کی طرح ظہیر اور ناصر نے بھی میرے موقف پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ذہن میں تشکیل پانے والے منصوبے کا خاکہ ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس پر کوئی خاص اعتراضات نہیں اٹھائے، البتہ یاسر اور ناصر کو میری اس رائے پر خدشات تھے کہ کسی مرحلے پر پولیس کی طرف سے تلاشی لیے جانے کے خدشے کے پیش نظر ہم دونوں کو کسی بھی قسم کے بھاری ہتھیار کے بغیر اپنے اس مشن پر نکلنا ہوگا۔ میری جگہ ظہیر نے انہیں تسلی دی، بولا میں جمال بھائی سے متفق ہوں، ہمیں گھر سے نکلتے ہی خامخواہ کا خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں، فکر نہ کرو بھائیو، 2-4 پولیس والوں سے تو ہم خالی ہاتھ بھی نمٹ لیں گے اور ضرورت پڑی تو انہی کے ہتھیار ہمارے کام آئیں گے۔ اگر ان دونوں کے دل میں ہماری سلامتی کے حوالے سے کوئی اندیشہ باقی بھی ہوگا تو انہوں نے اظہار نہ کیا اور ہم سے اتفاق کیا۔ طے یہ پایا کہ اگلے روز الصبح ہی ہم اپنے مشن کا آغاز کر دیں گے۔ ناصر نے یقین دلایا کہ وہ منصوبے کے مطابق کچھ ہی دیر میں ہمارے لیے ایک عمدہ کار کا بندوبست کر دے گا۔ ہم سب کے متفق ہونے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ رخسانہ اور جمیلہ کو بھی اس معاملے میں اعتماد میں لیا جائے۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد ان دونوں سے تنہا ملاقات کی۔ میں پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ انہیں کس حد تک معاملات کے بارے میں تفصیلات بتانی ہیں، تبھی مجھے ادراک ہوا کہ میں پہلی بار انہیں اپنے بارے میں تفصیلاً بتانے والا ہوں۔ اپنی اصل پہچان بتانے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں نے خود کو وہی ظاہر کیا جس حیثیت سے ظہیر مجھے جانتا تھا۔ ظہیر کے حوالے سے کافی کچھ وہ پہلے ہی جان چکی تھی۔ وہ حیرت اور تجسس سے میری بتائی ہوئی باتیں سنتی رہیں، لیکن جب بات ہمارے آئندہ مشن تک پہنچی تو مجھے ان کی آنکھوں میں تشویش کی جھلک نظر آئی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ہم دونوں حقیقی معنوں میں اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے والے ہیں۔ ان کی دلی کیفیت سمجھتے ہوئے میں نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، ہماری سلامتی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بتایا ہے نا، ہم اس سے زیادہ خطرناک آزمائشوں سے بخیر و عافیت عہدہ برا ہو چکے ہیں۔ جہاں تک خطرے کا تعلق ہے تو ہم یہاں گھر میں بند ہو کر بیٹھے رہتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اچانک مجھے سمجھ آ گیا کہ ان کی تشویش اور اندیشوں کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ ظاہر ہے وہ فی الحال یاسر اور ناصر پر اس طرح اعتماد نہیں کر سکتی جیسے مجھ پر اور ظہیر پر کرتی ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ دونوں چچا بھتیجے بھی ہماری ہی طرح پورے بھروسے کے قابل ہیں۔ وہ ہماری غیر موجودگی میں ان کا پورا خیال رکھیں گے، ان پر ہر طرح سے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ان کی نظروں میں بدستور خدشات منڈلاتے دیکھ کر میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، بھائی بات تو سیدھی ہے، کسی بھی شخص پر اعتماد کرنے سے پہلے اسے آزمانا تو پڑے گا۔ میں اور ظہیر ان دونوں کو اچھی طرح آزما چکے ہیں اور یہ ہماری توقع سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوئے۔ تبھی جمیلہ نے جوشیلے اور پر اعتماد لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم تو شیطانوں کے پنجرے میں قید رہ کر بھی اپنا تحفظ کر چکی ہیں اور اب تو میرے پاس آپ کا دیا ہوا قابل اعتماد تحفہ بھی موجود ہے۔ ہماری طرف ترچھی آنکھ سے دیکھنے والے کو پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ قہقہا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ یہی غنیمت تھا کہ اس نے بھرا ہوا پستول نکال کر لہراتے ہوئے یہ مکالمے ادا نہ کیے تھے۔ میرے ہنسنے پر رخسانہ حسب عادت کچھ جھینپ گئی، تاہم جمیلہ نے کچھ خاص اثر نہ لیا۔ تبھی میں نے وہ بات بھی ان سے کرنے کا فیصلہ کیا جو ان کے پاس میرے آنے کی اصل وجہ تھی۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اب آپ دونوں بہنیں میری بات غور سے سنیں۔ رخسانہ میرا لہجہ بدلنے سے چونکی، جمیلہ بھی پوری طرح متوجہ ہو چکی تھی۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمیں پختہ یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس آزمائش میں سرخرو ہو کر بخیر و عافیت واپس آ جائیں گے، لیکن فراست کا تقاضا ہے کہ ہم کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے بھی پہلے سے تیار ہوں۔
मैंने जानबूझकर बात आगे बढ़ाने से पहले उन्हें मामले की संजीदगी और गहराई पूरी तरह समझने का मौका दिया और फिर बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा, यह संगीन इम्कान अपनी जगह मौजूद है कि शायद हम दोनों इस मिशन में कामयाब होकर वापस ना आ सकें। मुमकिन है हम पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं और फांसी का तख्ता या उम्र भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ना हमारा मुकद्दर बन जाए। ये भी मुमकिन है कि किसी हादसे या पुलिस मुकाबले में हम जान से हाथ धो बैठें। ऐसी किसी भी सूरत हाल में आप दोनों को अपने बल पर अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल होना पड़ेगा। मेरी बात जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उन दोनों का चेहरा खौफ और तशवीश की शिद्दत से जर्द होता गया। खुसूसन रुखसाना की हालत दिगरगूं दिखाई दी। मैंने मामले की संगीनी कुछ कम करने के लिए बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा, मेरी ये बात भी तवज्जो से सुन लें। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कवी उम्मीद है, अगर हम अपनी मुहिम में पूरी तरह कामयाबी हासिल करके सही सलामत वापस लौट आए, तब भी हम दोनों ज्यादा अरसे तक आप दोनों के पास नहीं रह सकते। ज़हीर को अपने वतन कश्मीर की आजादी की पहाड़ जैसी मुहिम दरपेश है और मुझे भी फरागत मिलते ही अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ वापस लौटना है। लिहाजा आप दोनों ये जहन नशीन कर लें कि हमारे बाद आपको अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है और आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में हर फैसले का खुद इख्तियार होगा। मुझे देखकर खुशी हुई कि उन्होंने मेरा पैगाम बखूबी समझ लिया था और वो किसी भी मुतवक्के या गैर मुतवक्के सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार थीं। मैंने बताया कि हमें अलस सुबह रवाना होना है, तो उन दोनों ने जल्द बेदार होने के इरादे से अपने बिस्तरों का रुख करने का इरादा जाहिर किया। मैंने उनसे 2 बातों की मजीद इजाजत मांगी। कहा, देखो, अगर हम किसी भी वजह से वापस ना लौट सके तब भी तुम दोनों को किसी माशी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल तुम ये 10,000 रुपए अपने पास रखो। इसके अलावा भी हम बहुत भारी रकम यासिर के पास बतौर अमानत छोड़कर जा रहे हैं, जिन्हें तुम अपने इस्तेमाल में ला सकती हो। ये कहकर मैंने अपने पास पहले से तैयार नोटों की गड्डियां रुखसाना के हाथ में दे दी, जो उसने हिफाजत से रखने की हिदायत के साथ जमीला के हवाले कर दी। उनकी मजीद हौसला अफजाई करके मैं बैठक में ज़हीर के पास आ गया, जो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। शुक्र है एक मुश्किल मरहला निमट गया। मैंने उसे दोनों बहनों से अपनी गुफ्तगू के बारे में बताने के बाद कहा। ज़हीर ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों बहनें यासिर और नासिर से रिश्तों के बारे में आपकी तजवीज मान लेती तो हम दोनों बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने मिशन पर निकल जाते। मैंने उसे तसल्ली दी कि शायद वक्त गुजरने के साथ मामला खुद ब खुद इस रुख पर आगे बढ़ जाए। उसके बाद हम दोनों सुबह सवेरे उठने के इरादे से अपने बिस्तरों में दुबक गए।